नमस्कार, मैं हूं साकिब गोयल और आप देख रहे हैं ज्ञान का सफर। इस समय हम मौजूद हैं माधव विश्वविद्यालय के माधव स्टूडियो में, जहां हम आज बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में। और क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की शताक्षी बंसल, जो कि आज हमें बताएंगी उनके विभाग के बारे में, उनके विभाग में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में। तो नमस्ते शताक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले तो आज आप अपने बारे में बताइए। नमस्ते, मैं हूँ शताक्षी बंसल और मैं माधव यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में एज ए लैब असिस्टेंट वर्क करती हूँ। आपकी पढ़ाई के बारे में बताइए, आपने कहाँ से किस तरह की स्टडी की है? सर, मैंने मास्टर्स तक किया है। मैंने मास्टर्स इन जनरल साइकोलॉजी तक पढ़ाई की है और फ्यूचर में अभी प्लानिंग चल रही है पीएचडी या फिर एमफिल करने की। आपका जो डिपार्टमेंट है क्लिनिकल साइकोलॉजी, यहाँ पर वर्तमान में कौन कौन से कोर्स संचालित किए जा रहे हैं? वर्तमान में यहाँ पे पीजीडीआरपी, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, एंड एमफिल कोर्स अवेलेबल है। देन एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन एमए इन जनरल साइकोलॉजी, ये कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सों में प्रवेश लेने के लिए स्टूडेंट को क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहले तो उसकी बैचलर्स कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर एमए बैचलर्स होनी चाहिए इन साइकोलॉजी, एंड एमफिल के लिए, एमफिल और पीजीडीआरपी के लिए एमए इन साइकोलॉजी जरूरी है। यदि बच्चा इन कोर्सों में प्रवेश लेता है, इन कोर्सों को करता है, तो उसका भविष्य क्या है? जो अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी फील्ड को चूज करे तो वो भविष्य में एज अ काउंसलर वर्क कर सकता है, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, या फिर अपना पर्सनल क्लिनिक भी खोल सकता है। और अगर इससे अलग वो पीएचडी के साइड में जाता है तो वो एज अ रिसर्चर वर्क कर सकता है और फिर उसकी पूरी एकेडमिक साइड में उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकता है और टीचिंग लाइन में वो जा सकता है। टीचिंग के अलावा और भी कई जॉब में जा सकता है। टीचिंग को छोड़ते हैं तो हम कि खुद का ऑफिस खोल ले, ऑफिस के माध्यम से वो समझाए बच्चों को, या जो उसके साथ पेशेंट आ रहे हैं उनको समझा पाए। जी बिल्कुल, वो अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको आरसीआई का लाइसेंस जरूरी होता है, जो कि एमफिल करने से उन्हें मिलता है। या तो वो एमफिल करे या फिर पीजीडीआरपी या फिर एक पीडीसीपी का डिप्लोमा होता है 1 ईयर का, वो करके वो पहले अपना एक लाइसेंस ले, उसके बाद में वो अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। आपके यहाँ जो कोर्स हैं उसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अनुभव ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जी। इसके बारे में आप बताइए कि यहाँ पर किस तरह की लैब है और किस तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज उन बच्चों को दिया जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे बच्चों को हॉस्पिटल एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बच्चे हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके पेशेंट्स को देखते हैं। उन्हें हर स्टेप पे सुपरवाइज भी किया जाता है, जो भी उनके प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनके द्वारा। और वहाँ पे वो लोग पेशेंट्स देखते हैं, उनकी केस हिस्ट्री असेस करना सीखते हैं, उनसे कैसे बात करनी है, उनके साथ कैसे रैपो बिल्डिंग बनानी है, और फिर उनको किस तरीके की थेरेपी और किस तरीके से थेरेपी प्रोवाइड करनी है, उनका कैसे डायग्नोस करना है, तो वो सब उनको हॉस्पिटल एक्सपोजर में उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। आपके यहाँ जो विश्वविद्यालय में कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इन कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान के बच्चे तो हैं ही जी, गुजरात के भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र के आ रहे हैं, दिल्ली के आ रहे हैं जी। तो ऐसा क्या विशेषता क्या है कि इन कोर्सों के बाहर से बच्चे यहाँ आ रहे हैं? क्योंकि उन राज्यों में भी इस तरह के कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी वहां भी है, तो हमारे माधव में है, क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, उनको हॉस्पिटल्स वगैरह में भेजा जाता है, जहाँ पे वो पेशेंट्स देखते हैं, प्रैक्टिकल अपनी प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी में। और फिर यहाँ पे लैब भी अवेलेबल है, जिसमें हर तरीके के असेसमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि वो प्रैक्टिस के टाइम पे पेशेंट्स के साथ में
पेशेंट्स की हिस्ट्री असेस करने के लिए, उनको डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे फैकल्टीज़ भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़, वेल ट्रेन्ड फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं जो उन्हें हर एक स्टेप पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं। अब इन कोर्सों में सबसे अधिक जरूरत हेल्दी वातावरण की भी होती है। जी माधव का तो हेल्दी वातावरण ही है ही, जी लेकिन माधव जहाँ है वो आबूराज की पहाड़ियों के नीचे है, जी तो इसका भी क्या कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। पढ़ाई में नेचर का बहुत बड़ा रोल है। जब नेचर के बीच में हम बैठते हैं तो हमारा माइंड एक तरीके से स्ट्रेस फ्री रहता है, रिलैक्स रहता है। और रिलैक्स माइंड एक प्रोडक्टिव माइंड होता है। उससे बहुत हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी और योगा दोनों किस तरह से आपस में मिले हुए हैं? योगा हमारे माइंड को रिलैक्स करने में बहुत काम आता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में, हमारी जो ब्रीदिंग है, जो एंगर में, स्ट्रेस में जो कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसमें जो ब्रीदिंग पोस्चर्स होते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं और योगा पोस्चर्स होते हैं, तो उससे हमारी बॉडी भी रिलैक्स होती है और माइंड रिलैक्स होता है। तो ये एक तरीके से साइकोलॉजी का ही फील्ड हम बोल सकते हैं, जिसमें हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो रेगुलेट करने में योगा काफी इम्पोर्टेंट है आपके डिपार्टमेंट के जी। लिए। नहीं, योगा हम करेंगे तो आधी बीमारियां वैसे ही स्वतः ही दूर हो जाएंगी। आज देखा जा रहा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करवाए जा रहे हैं और बच्चों को जैसे ये कोर्स करते हैं उनकी नौकरी भी लग जाती है। शायद सभी स्कूलों में इस तरह की पोस्टें भी आ चुकी हैं, कॉलेजों में आ चुकी हैं, ऑफिसों में होती हैं, हॉस्पिटलों में होती हैं। जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। एक्चुअली कोरोना के बाद से मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हमने खुद ने भी देखा कि फिजिकल प्रॉब्लम्स तो आई ही आई लोगों के जीवन में, मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आई हैं। तो उसके लिए उन्हें जो सपोर्ट चाहिए था, तो उसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी की बहुत डिमांड एकदम से बढ़ी है, उनके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की डिमांड एकदम से बढ़ी है। तो इस वजह से लगभग हर जगह काउंसलर का होना जरूरी कर दिया गया है। तो इसमें एक तरीके से स्कोप बढ़ा है कोरोना के बाद से इस फील्ड में, क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में। तो इस वजह से हर जगह एडमिशन्स हो रहे हैं, हर कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है ये कोर्सेज को। सतासी जी, जब से ये मोबाइल आया है जी बच्चों में मोबाइल के प्रति एक जुनून है। जी छोटा बच्चा खाना खाएगा तो उसको मोबाइल चाहिए, कुछ भी एक्टिविटी करेगा मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल से क्या उन्होंने चिड़चिड़ापन आया है? जी बिल्कुल। और उसको दूर करने के क्या उपाय माता पिता को करने चाहिए? सबसे पहले तो ये बात है कि जो मोबाइल मैकेनिज्म यूज करता है वो ये है कि किसी को भी, जो भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है या रील स्क्रॉल कर रहा है, तो वो इस मैकेनिज्म पे चलता है कि उस जो देख रहा है उसको तुरंत सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो, तुरंत उसका डोपामाइन एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाए। तो जब वो बच्चा, छोटा बच्चा जो कि अभी खुद को रेगुलेट नहीं करना सीखा है, तो जब वो उससे अलग होता है फोन से, तो उसका जो डोपामाइन लेवल है वो, उसको कोई भी काम मैच नहीं कर पाता है उस डोपामाइन लेवल को। कोई भी काम वो करेगा तो उसमें उसका जो डोपामाइन लेवल है वो उस लेवल तक रीच नहीं हो पाता है, और इस वजह से उसको चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा, इम्पल्सिविटी इसी वजह से रहती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स बच्चों को अर्ली एज में मोबाइल से जितना दूर रख सके उतना दूर रखें। आजकल ये भी देखा जाता है कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों को मोबाइल पे वर्क दे देती हैं, उसी में से ऑनलाइन कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। जी, तो उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं बच्चों के, जिस वजह से वो ना ही अपने स्टडीज पे कंसंट्रेट कर पाते हैं, ना ही किसी चीज पे। तो इस वजह से बच्चों को अर्ली एज में जितना मोबाइल से दूर रखा जाए उतना सही है। उनको फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड की जाएं, उनको गेम्स प्रोवाइड किए जाएं, इंडोर गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, तो उनको उसका एक्सपोजर दिया जाए। एक्सरसाइजेस की उन्हें, आजकल फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की कम हो गई है और मोबाइल पर समय ज्यादा व्यतीत कर रहे हैं। एक ये भी देखा जा रहा है, यदि बच्चा या कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रॉब्लम्स में आता है, इसको एडवाइस चाहिए तो चैट जीपीटी खोलता है जी, और उससे सॉल्यूशन मांगता है।
तो ये क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम जो चैट जीपीटी से क्या बातें करनी है, एआई से किस तरीके से हमें आंसर्स निकालने हैं, उसकी पूरी एक पढ़ाई होती है, मशीन लर्निंग होती है, उसमें कैसे एआई से टॉक की जाए, उसको कैसे क्या किया जाए, उसकी पूरी एक पढ़ाई रहती है। तो जब वो बच्चा जो कि प्रोफेशनल नहीं है, वो अपने लेवल, अपने एक्सपीरियंस लेवल पे जब उससे बात करता है, तो उसे कुछ का कुछ आंसर मिलते हैं जो कि उसके लिए सही नहीं होते हैं। तो इसमें ये चीज रिकमेंड की जाएगी कि आप पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ले, तब एआई से बात करें, और अगर नहीं हो सकता ये, तो आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से बात करें, उससे सजेशन, एक्सपर्ट से बात करें। जी, एक्सपर्ट से बात करें। तो सही कह रहे हैं। अंतिम में एक मैसेज आपसे बुलवाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए या दर्शकों के लिए, कि यदि 12वीं के बाद कई बार बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि उसको कहाँ किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ कौन सी लाइन उसको चुननी चाहिए, उसको लेकर और क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को लेकर आप एक मैसेज। मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को ये समझना चाहिए कि बच्चा वही फील्ड चूज करे जिसमें उसे बचपन से इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट फील करता है, उस फील्ड में ड्रॉन फील करता है, तो वो उसी फील्ड में जाए, और इसी चीज से उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। नहीं तो वो एक ही जगह पे स्टक रह जाएगा, वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो वही फील्ड चूज करे फ्यूचर में जिसमें उसको इंटरेस्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई। तो ये थी हमारे साथ शताक्षी बंसल, जो माधव विश्वविद्यालय में क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, और इन्होंने बताया कि आज क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पर विभिन्न कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। यदि कोई इनके डिपार्टमेंट में प्रवेश लेना चाहे तो वो यहाँ आए, विजिट करे और देखे, और उसके बाद एडमिशन ले, क्योंकि इन्होंने बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन लेने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल है, और यहाँ से निकलने वाले बच्चे तुरंत ही नौकरी कर पाते हैं, उनको नौकरी मिल पाती है। धन्यवाद।